नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कार्रवाई वाली खबर से, जहां पर संसद का गर्मा गर्म बजट सत्र जारी है और रोजाना पक्ष विपक्ष के बीच अलग अलग मुद्दों पर वार पलटवार के सिलसिले भी चल रहे हैं। इसी कड़ी में हुई है जाति को लेकर जुबानी जंग। अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसा तो राहुल से लेकर अखिलेश यादव तक एकदम लाल हो गए। देखिए रिपोर्ट। सर, इसमें ये जो बजट उम्र के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए। और इस फोटो में सर मुझे संसद में जातिगत जनगणना को लेकर सरकार और विपक्ष में खींचतान आज भी जारी रही। बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखे वार किए। पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने भी जोरदार जवाब दिए। हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, तो मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इसी दौरान जाति को लेकर अनुराग ठाकुर के सवाल पर सपा सांसद अखिलेश यादव गुस्सा हो गए और हंगामा शुरू हो गया। तीनों नेताओं के बयान को एक बार फिर से गौर से सुनिए। राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। और ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन के लिए काम करने वाली पार्टी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करती है तो आर्मी को भी पंखे के साथ लटकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। लोकसभा सत्र के दौरान रोजाना हंगामा देखने को मिल रहा है। इससे पहले बजट पर हंगामा हुआ और मंगलवार को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में जमकर बयानों की बारिश हुई और ऐसा लगता है कि बयानों की बारिश का दौर और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और पीएम मोदी ने सांसद अनुराग ठाकुर की तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि बजट पर चर्चा के दौरान आज सदन में अनुराग ठाकुर ने अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि उनके भाषण में तथ्य और हास्य दोनों दिखा। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष की गंदी राजनीति को सबके सामने रखा। यह भाषण आपको भी सुनना चाहिए। इस कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। अनुराग ठाकुर की जमकर तारीफ की है। पीएम ने कहा कि अनुराग ठाकुर गंदी राजनीति को सबके सामने रखते हैं, वो विपक्ष की गंदी राजनीति को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके भाषण और तथ्य में हास्य और तथ्य दोनों छिपे हुए हैं। और जातीय जनगणना के जरिए आरक्षण का जो मुद्दा है उसके पीछे आखिर सियासी खेल क्या है, देखिए मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ ये खास रिपोर्ट। आज मैं आपको आरक्षण से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट सुनाना चाहता हूं। यह कहानी
आज से करीब 44 साल पुरानी है और तभी लिखी गई थी, लेकिन इसका सीधा रेलेवेंस आज मौजूदा पॉलिटिक्स से है। क्या आप जानते हैं कि देश में पहली बार कब एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण का फॉर्मूला तैयार हुआ था? कौन इसके खिलाफ था, यानी विरोध में था, और किसने इसे लागू किया था? आज मैं आपको ये सारी बातें विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आजकल कुछ विपक्षी नेताओं में खुद को सबसे बड़ा आरक्षण प्रेमी और एससी, एसटी, ओबीसी का हिमायती दिखाने की होड़ मची हुई है। कभी पूछा जाता है कि केंद्र सरकार के कितने अधिकारी पिछड़े वर्ग से आते हैं, कभी पूछा जाता है कि बजट बनाने वाले कितने अफसरों का ताल्लुक एससी, एसटी, ओबीसी से है। इसलिए आज मैं सबसे पहले आपको राजीव गांधी के एक इंटरव्यू के बारे में जानकारी देता हूं। यह साक्षात्कार उन्होंने एक हिंदी प्रमुख अखबार को साल 1985 में दिया था। इस इंटरव्यू में राजीव गांधी कहते हैं दबे और पिछड़े वर्ग को यह सुविधा दी जाए, लेकिन इसके विस्तार से बुद्धुओं को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश को नुकसान होगा, यह राजीव गांधी ने बोला। यानी राजीव गांधी कह रहे थे कि आरक्षण की वजह से इनकॉम्पिटेंट लोग काबिल लोगों का हक मार सकते हैं। जो नेतागण एससी, एसटी, ओबीसी और जातिगत जनगणना पर बड़ी बड़ी आज डींगे हाँक रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने यह स्टेटमेंट क्यों दिया था? अब मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं। वो दौर पंडित नेहरू का था और पंडित नेहरू के हवाले से अखबार ने लिखा था कि मैं नौकरियों में एससी और एसटी के लिए आरक्षण के खिलाफ हूं। यह पंडित नेहरू के हवाले से लिखा था, क्योंकि इसमें उनमें हीन भावना पैदा होती है। सवाल यह है कि जवाहरलाल नेहरू के विचारों से आज की कांग्रेस असहमत है। आज जब संसद में जाति जनगणना के बारे में जोर शोर से भाषण दिया जाता है, तो क्या कोई यह बता सकता है कि 1980 से 1989 तक मंडल आयोग की रिपोर्ट किसने उसको लटकाया? 1980 से 84 के तक इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही और 84 से 1989 तक स्वर्गीय राजीव गांधी के हाथ में देश की कमान रही। क्या यह सच नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर ने 1950 में पंडित नेहरू की कैबिनेट से इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि वो सामाजिक भेदभाव के आधार पर से सहमत नहीं थे? यानी उन्हें लगता था कि पंडित नेहरू आरक्षण के विरोधी है। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने है, इसलिए ये फैक्चुअल कहानी बतानी आपको बहुत बहुत आवश्यक थी। और योगी सरकार के नए कानून के मुताबिक लव जिहाद पर 10 साल की बजाय अब आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। एंटी रोमियो स्क्वाड का हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, हर चीज के ऊपर तो पाबंदी लगाते हैं। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार का सख्त कदम। लव जिहाद के सूत्रधार अब उम्र कैद के लिए रहें तैयार। इस खबर को महिलाओं से अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति का एक्सटेंशन माना जा सकता है, क्योंकि अब अगर कोई शख्स लव जिहाद की साजिश को अंजाम देता है तो उसे 10 साल नहीं बल्कि उम्र भर की कैद हो सकती है, या फिर उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सदन में इसी मुद्दे पर अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगे हाथ समाजवादी पार्टी को भी घेर लिया। एंटी रोमियो स्क्वाड का हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। हर थाने में, जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है। और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में।
लेकिन लव जिहाद पर सरकार की सख्ती समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को रास नहीं आ रही है। सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चलता रहे। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की विवादों में उलझे रहें। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है, अभी जानकारी हुई है मुझे कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे और इन्होंने जानबूझ करके कांवड़ यात्रा रोकी। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, उससे ज्यादा था छुआछूत का मामला। ये छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ये लोग छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी लव जिहाद कानून को लेकर योगी सरकार को टारगेट किया है और इसे मुद्दे को भटकाने वाला कानून करार दिया है। जो हमें संविधान अधिकार देता है, जो आदमी को हर तरह की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, हर चीज के ऊपर तो पाबंदी लगाते हैं। मैं इस चीज का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि मैं लव जिहाद को बहुत अच्छा मानता हूं या कोई, क्योंकि सामाजिक ताने बाने को जो चीज नुकसान दे वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून का रास्ता है, कानून में ऑलरेडी सारे प्रोविजंस हैं। जिन चीज की आज जरूरत है, सबसे पहले जरूरत है मोब लिंचिंग की। इस देश के अंदर जो भीड़ तंत्र अनियंत्रित हो रहा है, उस भीड़ तंत्र को काबू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर कानून की बात करें, क्या बेकार की बातें करें। जिहाद वाला जो कानून था उसमें कल संशोधन करके उसका दायरा और सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। इन लोगों को हटाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के नेता सनातन पांडे इस मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने सरकार के फैसले को काला कानून ही करार दे दिया। यह भारत के लिए काला कानून है और उत्तर प्रदेश के लिए भी। यह किसी विशेष जाति को प्रभावित करने के लिए कानून लाया गया है। उसके पीछे इनकी मंशा साफ नहीं है। लव भी हो, जिहाद हो, उसके लिए कानून बनाया है। भारत में से पहले से भी कानून बने हुए हैं जिसमें गलत काम करने पर उनको सजा का प्रावधान है। मानना यह है कि इस तरह के जो कानून हैं उनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। जैसे रेप केस को लेकर बहुत सारे लड़के नाजायज तरीके से, गलत तरीके से रेप केस में फंसे हुए हैं। जैसे ट्रिपल तलाक को लेकर बहुत सारी लेडीज ने मर्दों के ऊपर केस किए हुए हैं। ऐसे ही ये कानून भी कहीं ना कहीं मिसयूज होगा। हाल के दिनों में लव जिहाद के मामले लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर बेटियों की हत्या की जा रही है और यही वजह है कि यूपी सरकार इस अपराध पर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है ताकि लव जिहाद वाली साजिश के सूत्रधारों को ये पता रहे कि जिस अपराध को वो अंजाम दे रहे हैं उसका नतीजा घातक हो सकता है। केरल में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला है। वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मच गई है। 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सेना और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। वायनाड में भीषण जल प्रहार, मुसीबत में सैकड़ों परिवार। बारिश और लैंडस्लाइड में बह गए कई गांव। वायनाड में लैंडस्लाइड से भीषण तबाही। केरल के वायनाड में बारिश और लैंडस्लाइड ने जो तबाही मचाई है, ये तस्वीरें उसकी कहानी बयां कर रही हैं। सोमवार देर रात हुई तेज बारिश ने वहां की सूरत बिगाड़ कर रख दी और जब सुबह अंधेरा छटा तो हर तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीर नजर आई। सोमवार की देर रात कुदरत ने वायनाड पर दोहरा कहर बरपाया। पहले तेज बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी की, तो उसके बाद एक के बाद एक 3 जगहों पर हुई लैंडस्लाइड ने लोगों की उम्मीदों को मलबे में बदल दिया। जमीन खिसकने की वजह से कई मकान मलबे में दब गए और 3 गांव सैलाब में बह गए। कुदरत ने यहां इस कदर क्रोध बरपाया कि किसी को संभलने का भी मौका नहीं मिला। इस भीषण तबाही में वायनाड के 4 गांव का संपर्क टूट गया। वहीं 400 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। हालात को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ के साथ सेना की भी मदद दी गई,
लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बार दिक्कतें भी आईं। वायनाड में आई तबाही कितनी भयानक थी उसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। ये तस्वीरें उसी इलाके की हैं। सोमवार को जहां देर रात तबाही का सैलाब आया था और सैलाब के गुजरने के बाद एक आदमी कीचड़ में फंस गया और जान बचाने की गुहार लगाने लगा। गनीमत यह रही कि उसकी जान किसी तरह बच गई। वायनाड में हर तरफ तबाही मची है। लोगों के घर उजड़ चुके हैं। सैलाब की रफ्तार ने रास्तों को तोड़ दिया है। लोग बस अपनी उम्मीदों पर पड़ी कुदरत की मार की तस्वीरों को निहार रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है। फिलहाल इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को बचाने की है। वहां रेस्क्यू टीम भी लोगों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उफनते सैलाब के बीच लोगों को बचाने की कोशिश में हमारे जवान जी जान से जुटे हैं। उन्हें लहरों के ऊपर से रस्सी की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पूरा का पूरा रिहायशी इलाका मलबे की भेंट चढ़ चुका है। लोगों के घर टूट चुके हैं। रेस्क्यू टीम ने यहाँ से भी कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया। सैलाब के तेज बहाव की वजह से पलक्कड़ ब्रिज भी टूट चुका है। पुल के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को रेस्क्यू टीम ने रस्सी के अस्थायी पुल की मदद से सुरक्षित जगह पहुंचाया। इस इलाके में अभी भी पानी का बहाव बहुत तेज है, लिहाजा लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है और रेस्क्यू टीम भी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटी है। बारिश और लैंडस्लाइड ने सबसे ज्यादा तबाही मुंडक्कई गांव में मचाई है। मुंडक्कई गांव में करीब 250 लोग फंसे हुए हैं और गांव के कई घर भी सैलाब में बह गए हैं। इस गांव में 65 परिवार रहते थे। वहीं गांव के पास मौजूद एक टी स्टेट के 35 कर्मचारी भी लापता हैं। वायनाड के आसपास अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है। इसके साथ ही खराब मौसम भी रेस्क्यू टीम के सामने बड़ी चुनौती है। फिलहाल सेना, एनडीआरएफ के साथ वायुसेना के हेलीकॉप्टर और स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू में जुटा है। वायनाड में आई ये त्रासदी इस साल की सबसे बड़ी तबाही लेकर आया है। ऐसे में हालात सामान्य होने में अभी वक्त लग सकता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे 20 मिनट में 20 खबरें। नमस्कार।